मंडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा में लगातार आपको हम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और आज क्योंकि हम सभी जानते हैं कोरोना का संकट चल रहा है और उसी वजह से हम भी कोशिश यही करते हैं कि ना सिर्फ जो 2 गज की दूरी है उसका पालन किया जाए, बल्कि जो किसान हैं उनको खतरा बिल्कुल भी ना हो। आज कार्यक्रम में आपको हम खासतौर से जानकारी देंगे पशु स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ योजनाएँ चल रही हैं। तो आइए इसके बारे में पहले एक रिपोर्ट पर नज़र डाल लेते हैं। फसल पैदावार और खेती भूमि में कमी से पशुपालन का महत्व बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में पशुपालन आय सृजन, रोजगार और बेहतर पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य और प्रजनन सुविधाएं प्रदान कर रहा है। विभाग आनुवांशिकता सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। पशुधन के अधिकतर किसान अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में देखते हैं। पशुधन के गुणवत्तापूर्ण दूध व आर्थिक लाभ हेतु पशु स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। पशुओं की रोगों से रक्षा और संक्रामक रोगों से बचाव अति अनिवार्य है। संक्रमण से बचाव के लिए सही समय पर टीकाकरण आवश्यक है। राज्यों में पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पशुओं के प्रमुख रोग हैं खुरपका, मुंह पका रोग। इन रोगों से प्रभावित पशुओं में बुखार होने के बाद उनके मुंह व जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। चारा और खाना नहीं खा पाने से दूध उत्पादन व पशु स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। इस रोग के रोकथाम के लिए वर्ष में 1 बार टीका लगवाना जरूरी होता है। गलघोटू जीवाणु जनित प्राण घातक संक्रामक रोग हैं। मौसम परिवर्तन और थकान से उत्पन्न तनाव के कारण पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने से गलघोटू रोग का प्रकोप तथा प्रसारण बढ़ जाता है। गर्मी एवं वर्षा ऋतु में अधिक नमी के कारण पशु इस रोग से ज्यादा प्रभावित होते हैं। गलघोटू से बचाव के लिए पशु को वर्ष में 2 बार टीका लगवाना जरूरी होता है। अप्रैल, मई एवं अक्टूबर, नवंबर के महीने में गलघोटू का टीका लगाया जाता है। तो देखिए, आपने ये रिपोर्ट और जाना कितना महत्वपूर्ण है जो हमारे पशु हैं वो निरोगी बने रहे और उनको निरोगी बनाए रखने के लिए किस तरह की जानकारी देनी चाहिए, क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं, इस बारे में हम अपनी चौपाल में चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर बल्कि गाजियाबाद ज़िले के जो किसान हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ासतौर से हमारे आज के कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। बुलंदशहर से पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल कुमार हमारे साथ चौपाल चर्चा में मौजूद हैं और साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार जो कि कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और स्वागत हमारे तमाम किसान भाई जो इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और सबसे पहले यहाँ डॉक्टर राहुल आपसे हम समझना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि अगर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो हम मान सकते हैं जो पशुपालन क्षेत्र है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, जिस पर पूरा फोकस अब सरकार भी कर रही है। कितना महत्वपूर्ण है पशु स्वस्थ रहें और निरोगी रहें? मैं पशु स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि देखिए, जैसे अभी चल रहा है बरसात का सीज़न है। बरसात के सीज़न में बहुत सारी समस्याएं पशुओं के साथ में रहती हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं जो मैं आपको लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेल करूँगा। पहली चीज़ें कि जहाँ हम लोगों के पशु का बेसिकली जहाँ हम लोग पशु रखते हैं रहते हैं हम लोगों के हैं वहाँ पर पानी का भराव ना हो, वो एरिया पूरी तरह से ड्राई सूखा हो, क्योंकि बरसात में सबसे समस्या पानी की होती है कि पानी का भराव होता है पशुओं के साथ में, वहाँ समस्या होती है, वो फिर पशु गिरने का या चोट लगने की समस्याएँ क्रिएट होती हैं। दूसरा सीज़न बेसिकली क्या है कि बरसात के सीज़न में जो कितने भी कृमि होते हैं डिवॉर्मिंग का बड़ा रोल है, क्योंकि इस सीज़न में जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो हम लोग किसान भाई से कहेंगे कि भाई डिवॉर्मिंग अपनी प्रॉपर करें। पशुओं की डिवॉर्मिंग एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग होनी चाहिए पशुओं की। और बाहरी पशु जो कृमि होते हैं बेसिकली उनके लिए बैटिकॉल या बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, उसका भी पूरा, क्योंकि वो खून तो चूसते ही हैं, साथ में प्रोडक्शन को भी लॉस करते हैं, प्रोडक्शन भी लॉस होता है जी। तीसरा हम लोग ऑप्शन हम लोग सा करेंगे कि भाई किसानों का एक तो ये है कि
चारे का बेसिकली जो समस्या रहती है कि चारा गीला रहता है, तो गीले चारे में क्या कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है बरसात के सीज़न में, तो इसमें सीज़न में डायरिया की समस्या ज़्यादा होती है। लूज मोशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रहेंगे पशुओं को बरसात के सीज़न में। लूज मोशन रहेंगे उसमें क्या हम लोग बोलते हैं कि भाई जब भी हरा चारा लें तो ज़्यादा उसे सुखा लें थोड़ा सा, और उसमें भूसा ज़रूर मिलाएं। जैसा आपने कहा, अभी जो बारिश लगातार चल रही है, मानसूनी बारिश, जो मानसून का समय रहता है, इसमें टीकाकरण कराना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ जो अंतःबाह्य परजीवी हैं उनके लिए भी। डॉक्टर मनोज, आपसे भी हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जब जैसा कि डॉक्टर राहुल ने जिक्र किया चारे का भी, और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन पे लगातार हम देखते हैं प्रशिक्षण जो है वो दिए जाते हैं, क्या कुछ जो पशुपालक हैं उनको जानकारी दी जा रही है कृषि विज्ञान केंद्र से? कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है, और जैसे कृमि नाशक के रूप में बताया है डॉक्टर साहब ने कि कृमि नाशकों के लिए हम पशुओं को समय समय पे दवाई दे, सूखा चारा पशुओं को खिलावे। इसमें जैसे इन दिनों में ज्वार की अधिकता हो जाती है, तो हम अपने पशुओं को सूखा चारा भी ज़रूर खिलावे। पशुओं को हम 2/3 भाग हरा चारा और 1/3 भाग सूखा चारा ज़रूर दे। ऐसा करने से हमारे पशु में जो डायरिया की समस्या हो जाती है वो समस्या नहीं होगी, और बरसात में साफ़ सफाई का हम विशेष यदि ध्यान रखेंगे तो हमारे पशुओं में रोग बीमारी कम से कम आएगी। डॉक्टर राहुल, आज से भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि कुछ बीमारियों की अगर हम बात करते हैं, ना सिर्फ इस मौसम में देखने को मिलती हैं, उनसे कैसे किसान छुटकारा पा सकते हैं, पशुपालक जो हैं, क्या टीकाकरण ही इसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, इस बरसात से पहले हम लोग HS वैक्सीनेशन करते हैं जी, जिसे सर्राई बोलते हैं, उसका वैक्सीनेशन हम लोग बरसात से पहले करते हैं। और एक होती है FMD हम लोग सर्दी और गर्मी से पहले। तो मैं किसान भाइयों से ये भी कहूँगा कि वैक्सीनेशन प्रॉपर ज़रूर कराएं, हर पशु का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ किसान भाई होते हैं कि कुछ समस्या उन लोगों को होती है वैक्सीनेशन लगवाने में, कि भाई वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा दूध कम हो जाता है, इस तरह की समस्या क्रिएट करते हैं, होती हैं, मतलब बोलते हैं किसानों को रहती भी हैं। जनरली मैं उनसे कहूँगा कि भाई दो सब चीज़ के साथ में, क्योंकि अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग में चलें, अपने आप से भी लें कि छोटे बच्चों को हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं, वैक्सीन के बाद 3-4 दिन उसको रहता है कि फीवर भी रहेगा, बोलते हैं डॉक्टर कि भाई इसको कोल्ड चेन से थोड़ा सिकाई कर दें, बरस जहाँ वैक्सीन लगती है सिकाई कर दें, टेम्परेचर रहता है। ऐसी पशुओं के साथ में है तो वो इशू सिर्फ 2-4 दिन का होता है, उसके बाद वो समस्या नहीं होती, मतलब वो आपके लिए प्रोडक्शन के लिए बेटर रहेगा। तो वैक्सीनेशन प्रॉपर कराएं। दूसरी समस्या बरसात में क्या होती है कि मैस्टाइटिस, थनैला जिसे हम लोग बोलते हैं, कि जहाँ क्योंकि पशु बैठता है बेसिकली वहाँ पर गंदगी रहेगी टीथ के पास, के थनों के पास, तो हम लोग बोलते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है कि एक बाल्टी पानी, जिसे लाल दवाई भी बोलते हैं, वो लें, एक चुटकी लेकर उसे एक बाल्टी पानी में डाल लें, और दूध निकालने से पहले हाथ को अच्छे से धुलें और थनों को उसको धुलें, और दूध निकालने के बाद भी धुलें, दूध से पहले भी धुलें, जिससे कि इन्फेक्शन थनों में नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान बेसिकली बरसात के सीजन थोड़ा रखने का होता है। इस बारे में जो हमारे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, आइए जानते हैं। इसमें बरसात में एक तो बीमारी की बात डॉक्टर साहब ने बताई है, गंदगी से और उससे बीमारी होती हैं, लेकिन जो हो जाएं उनका क्या उपचार हम करें, एक तो डॉक्टर साहब इस पर थोड़ा सा बताएं। और जो चारे का बता रहे हैं, कई दफ़े गल जाता है चारा, उसका हम क्या करें, जैसे पानी भर जाता है, नदी के किनारे पे हमारा क्षेत्र है, तो उसे भी काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और कई बार चारा जो हमारा ख़राब होगा है, उसे हम दोबारा काम में कैसे ले सकें, अलग रखें, सुखाएं या क्या करें, ये 2-3 बातें और डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, एक तो कि हमें जितना भी दाना है, क्योंकि बरसात में दाना अगर गीला होगा तो उसमें फंगस लगेगा। फंगस वाला अगर हम लोग खाना देंगे तो डेफिनेटली बीमार, हमारा जो पशु है बीमार होगा ही होगा। तो भाई हम लोग कोशिश करें कि जहाँ हम लोगों का दाना रखा हुआ है वो गीला नहीं होना चाहिए, और फंगस वाले दाने को यूज़ नहीं करेंगे, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके खाने से तो बीमार पशु होगा ही होगा। मैस्टाइटिस जो थनैला जो हम लोग बता रहे हैं, कि उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जो भी वेट आपके नज़दीक हो, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ें डॉक्टर के पास न जाके कोई आस पड़ोस जो भी होते हैं उनसे बोलते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो मेरा सब ये कहूँगा कि उसके लिए कि अपने जो भी नज़दीक में वेटनरी हॉस्पिटल हो, जो पशु चिकित्सक हो, उससे बात करें, उससे पूछें उसके बारे में, और जो भी जिससे भी आप इलाज करा रहे हैं एटलीस्ट उसको बताएं, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। क्योंकि एंटीबायोटिक का भी देखिए बहुत, ये ज़रूरी नहीं कि दवाइयाँ सब फ़ायदा ही करती हैं, दवाइयों का नुकसान भी है बॉडी में। तो हम लोग का सिंपल सा होता है कि हम लोग जो भी मेडिसिन दें, कि भाई हम लोग को पता होगी एग्जैक्ट ये चीज़ें हैं, उसी की हम लोग करें। जैसे कि हम लोग कल्चर की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब पशुपालन विभाग में भी वेटनरी फील्ड में आ गई हैं, कि हम लोग मिल्क का सैंपल ले सकते हैं,
हम जान सकते हैं कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है, इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। तो वो सब चीज़ें का हम लोग रखें तो ट्रीटमेंट उससे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो बरसात की बात होगी। एक परमानेंट बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ती चली जा रही है, बांझपन की। इसके बारे में भी कुछ जानकारी देंगे? तो देखिए, अभी तक चर्चा में आपने जाना किस तरह की जो बीमारियां हैं उनकी संभावना रहती है, और एक पशुपालक जो उन्होंने सवाल उठाया, पशुओं में बांझपन की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, इसके लिए क्या कुछ सावधानी हमें बरतनी होगी, इसके बारे में भी हम जो विशेषज्ञ उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं पशु स्वास्थ्य को लेकर, और पशु चिकित्सा अधिकारी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर राहुल, हमें ब्रेक जाने से पहले जो पशुपालक उन्होंने एक सवाल किया था कि पशुओं में बांझपन की समस्या बढ़ रही है, इसके लिए क्या कुछ सावधानी हमें बरतनी चाहिए जिससे समस्या बेहद कम हो सके और उसको हम खत्म कर सकें? इसके लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो बेसिकली क्या है कि खान पान बेसिकली पशुओं का, कि हम लोग बोलते हैं कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कि बैलेंस डाइट में कि भाई इतना हरा चारा है, 60% हम बोलते हैं कि भाई 40% हरा चारा होना चाहिए और 60% भूसा होना चाहिए। साथ में मिनरल मिक्सचर होने चाहिए, जो मिलने चाहिए, जो दाना है उसको पशुओं को मिलना चाहिए। दूसरा, जब भी हम लोग एआई की बात करते हैं, जब हीट की बात करते हैं कि भाई हीट पे पशु प्रॉपर है कि नहीं है, तो उसकी प्रॉपर एक जांच होनी चाहिए, जो कि एक पशु चिकित्सक के द्वारा होनी चाहिए कि हमारा पशु इस प्रॉपर हीट में है कि नहीं है, कि एआई का सही टाइम है कि नहीं है, कि कहीं कोई सिस्ट तो नहीं है। क्योंकि अगर सिस्टिक ओवरी है या ओवरी पे कहीं कोई इन्फेक्शन है तो वो गाय या भैंस कंसीव नहीं करेगी। तो उसकी जांच होनी चाहिए, वो जांच होगी, उस जांच के बाद फिर ट्रीटमेंट होकर तब एआई हम लोगों को करनी चाहिए। तब एआई होता क्या कि बहुत बार क्या होता है कि भाई किसान ने गया, ठीक है, वो किसी को बुलाया, पैरावेट कोई आया, उसने ट्रीटमेंट किया, उसने एआई करी, और जैसे भी हाथ करके एआई भी करते हैं कि किसान ही बचता हॉस्पिटल जाने से, क्योंकि हॉस्पिटल दूर होते हैं, इतना पास में भी नहीं होता। तो बस मेरा यही कि भाई एक बार जब जो भी कोई इस तरह की समस्या कि पशु में होती है तो उनकी जांच जरूर हो, तभी उसकी एआई हो। ये बेहद ज़रूरी के समय रहते आप अपने पशु की जांच ज़रूर कराएं। साथ ही डॉक्टर मनोज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो पशु हैं उनको कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं जिससे किसानों की आमदनी भी जो है हम बढ़ा सकें। लेकिन जो ये बांझपन की समस्या का भी हमने जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि इसके लिए समय समय से जो कुछ प्रशिक्षण हैं वो पशुपालकों को दिए जाने चाहिए? इसमें हमारे द्वारा भी सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा भी किसानों को समय समय पर जानकारी दी जाती है। और इसमें जो जैसे बांझपन है, तो बांझपन के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसे रतब का या चारे का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, उसके साथ साथ यदि पशुओं में के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, तो वर्म्स की वजह से भी हमारे पशु बांझ हो जाते हैं, क्योंकि जो पोषक तत्व हम अपने पशु को देते हैं वे पोषक तत्व हमारे पशुओं को नहीं मिल पाते। दूसरा, यदि हम पशु को अच्छे से व्यायाम भी करा दे तो व्यायाम कराने से भी हमारे पशुओं का बांझपन काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान को लेके जो पशुपालक हैं उनमें अलग धारणा नज़र आती है, उनको लगता है कि नहीं, हमें नहीं कराना है, पशु का स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। कैसे इस धारणा को हम मान सकते हैं, इसको हटा पाएंगे हम? इसमें हमें मुख्य रूप से 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो जिस आदमी से हम एआई करा रहे हैं वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए, और दूसरा प्रॉपर हीट होनी चाहिए। पशुओं में हम जानकारी करें कि हमारा पशु प्रॉपर हीट में है या नहीं है, और यदि वो एआई करने वाला व्यक्ति अच्छे रूप से प्रशिक्षित नहीं है तो उसकी वजह से ही हमारे पशुओं में ये जो गर्भपात या गर्भ न ठहरने की समस्या है ये बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था कि गायों में जो कैल्शियम की वो बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, तो उसमें मतलब कैल्शियम की कमी आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है या वो ठीक है, उसके लिए मुझे पता करना था कि कैल्शियम कब उसे देनी है। देखिए कैल्शियम के मैं बता दूं कि भाई ये क्या है, लैक्टेटिंग एनिमल हैं, गाय दूध देती हैं खूब, तो खूब कैल्शियम इनको चाहिए होता है।
तो कैल्शियम तो इनके खाने में देना ही देना है, आपको कैल्शियम पिलाना ही पिलाना है उसका। कैल्शियम कमी डेफिशिएंसी के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। हम एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, उसका सीरम कैल्शियम हम लोग करा सकते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी हम लोग लगती है तो हम लोग को टेस्ट करा सकते हैं गाय का, उससे पता चल जाएगा भाई कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो कैल्शियम तो लैक्टिंग एनिमल को देना ही है, अगर नहीं देंगे तो वो कैल्शियम की कमी आएगी। फिर जिसे कहते हैं ना मिल्क फीवर, वो होता है कि ब्याह के टाइम पे, ब्याह के टाइम देखा होगा कि गाय बैठ गई जी बच्चे देने के बाद, उठ ही नहीं पा रही, फिर उसको कैल्शियम दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो वो चीज़ें हैं। तो कैल्शियम तो लैक्टिंग एनिमल को नीड है ही है, वो दे जाएगा ही जाएगा, देना ही देना है आपको। सर गायों में चीचड़ी कलीलियों की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इसके निवारण के लिए कुछ वैक्सीन वगैरह या कुछ ऐसा जो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए, वो उसके लिए कुछ बताएं। चीचड़ियों की समस्या है बेसिकली, और चीचड़ियों की वजह से नुकसान ही बहुत, प्रोडक्शन तो लॉस होगा ही होगा, बहुत सारी बीमारी भी क्रिएट होती हैं। जो प्रोटोजन जितनी भी प्रोटोजन डिजीज हैं वो सब इन्हीं की वजह से होती है, चीचड़ों की वजह से। तो उसके लिए देखिए जो भी नज़दीक में आपके सरकारी हॉस्पिटल होगा, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीचड़ियों की दवाई प्रोवाइड होगी, मिलेगी। वो ऐसा नहीं होता, देखिए दवाई हम लोगों ने एक बार लगा दी तो फिर टिक्स नहीं होगी, तो आपने रिपीट करनी होगी। हम लोगों को क्या है कि एवरी मंथ, हर महीने चीचड़ों की दवाई अप्लाई करनी होगी, 3 साइकिल हम लोगों को करनी होगी, तब जाके हम लोगों के यहाँ से टिक इरिगेट होगी। देखिए होता क्या है कि हम लोगों ने एक बार दवाई लगा दी या आपने इंजेक्शन या जो भी लगवा लिया, उसके बाद की टिक्स का काम खत्म हो गया। टिक्स क्या होता है कि एक टिक्स 3 महीने तक भी बिना खाए पी रह सकती है, वो जहाँ भी चूर आपका खाने का उसका है वहाँ पर रहेगी, सर्वाइव करती रहेगी। तो टिक्स के लिए जब भी हम लोग दवाई लगाएं या कोई इंजेक्शन जब भी लगवाएं, तो उसके लिए हम लोगों को करना है कि भाई हम लोगों को कम से कम 3 साइकिल करनी है, तब जाके वो टिक फ्री हम लोगों का होगा। और सारे जितने भी पशु हम लोगों के हैं सब में लगेगी एक साथ, ऐसे नहीं कि एक पशु को लगवा दिया उसके बाद छुड़वा दिया। जब पशु स्वास्थ्य की बात की जाती है तो क्या कुछ, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई गई, क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं जिसके ज़रिए जो पशुपालक हैं वो अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं? राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना एक चलाई हुई है किसान भाइयों के लिए। उसमें कुछ गांव सेलेक्ट किए हुए हैं, उनमें जो भी जैसे पशु की एआई करानी है या उसका ट्रीटमेंट कराना है तो वो सभी उसमें निःशुल्क कराए जाते हैं। तो इस तरह से समय समय पे सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं किसान भाइयों के लिए चलाई जाती है। आगे भी इस चर्चा में हम जानेंगे जो किसान हैं उनको किस तरह की समस्याएं आती हैं पशु स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। पशु स्वास्थ्य को लेकर लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं इस चौपाल पर, और आने वाले समय को भी देखा जाए, अब आधुनिक तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है पशुओं के ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आती हैं और जो पशुपालक हैं किन से उनको रूबरू होना पड़ता है, आइए जानते हैं उन्हीं से। पशुपालन के बारे में सरकार से हमें एक इच्छा है, मांग है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो तो इतने कम हैं कि ज़िले में 2, 3, 4, 6 बस, और ज़रूरत है यहाँ 30-40 तक की। ना तो सरकारी डॉक्टर हमें पूर्ति कर पा रहे हैं, और प्राइवेट में जो सरकार ने सुविधा दी हैं, मात्र प्राथमिक पशु चिकित्सा बनाए हैं जिन्हें पैरावाइट भी डॉक्टर साहब कह दें, तो वो पूरा इलाज पशुओं को नहीं दे पाते। इस तरफ भी थोड़ा सा सरकार ध्यान दे। सरकार कर रही है, अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, और एक डॉक्टर को 2-4 अगर कहीं जगह ऐसे है तो वहाँ चार्ज दिया हुआ है डॉक्टर को, तो जैसे कि वो हफ्ते में 1 या 2 दिन वहाँ उस जगह पर अवेलेबल रहेगा। तो मेरा यही है कि जब भी कभी आप लोगों को टाइम मिले तो 5-7 मिनट अपने उस हॉस्पिटल जाएं और वहाँ बात करें, बैठें, डॉक्टर से पूछें योजना के बारे में भी। अभी मैं बता देता हूँ, सर ने बताया ना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जो AI का चल रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है कि अब AI फ्री हो रखी है, कि कोई AI में चार्ज नहीं था। जो 30 रुपये चार्ज पहले AI ले भी जाता था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो काफ़ी से अब तो ये योजना है। ये दूसरा एक मैंने बता ही दिया था कि बीमा की है, राष्ट्रीय पशुधन बीमा की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हर किसान भाई को वो कराना चाहिए। इसमें सिंपल 25% गवर्नमेंट किसान से लेती है, 75% किसान गवर्नमेंट देती है अपने पास से। तो एक पशु का कम से कम हम लोगों का एक सेफ़ रहेगा कि कोई, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं आजकल, पता ही है कि सब चीज़ें पता नहीं चलता कहाँ क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो रखते हैं। सरकार ने जो है किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन गांव तक जो है
योजनाओं का किसानों तक पता भी नहीं चल पाता, वे फाइलों तक सीमित रह जाएं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि सीमांत और लघु कृषकों तक भी वे उनका जो है लाभान्वित हो जाए, उन्हें पता चल सके, उसके बारे में लाभ उठा सकें। तो उन्हें छोटे किसानों को तो पता ही नहीं चल पाता। ब्लॉक लेवल पे ना हमेशा गोष्ठी 15 दिन में एक गोष्ठी आयोजित होती है, हर ब्लॉक लेवल पे होती है। तो उस ब्लॉक लेवल पर जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित है, गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, वो सारी जानकारी वहाँ दी जाती है। तो मेरा आपसे बस यही थोड़ा सा निवेदन रहेगा सब लोगों को, अगर थोड़ा टाइम मिले तो ब्लॉक पे भी आप जाएँ, तो वहाँ से योजनाओं की जानकारी लें, क्योंकि ब्लॉक स्तर पे गोष्ठी हर 15 दिन में एक आयोजित होती है। उसमें सब चीज़ें सारी विस्तार में बताया जाता है योजनाओं के बारे में कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं कि जो किसानों तक नहीं पहुंच पाती। तो मेरा यही है कि जब भी आप थोड़ा टाइम मिले तो वो ब्लॉक पर जाके जानकारी ज़रूर लें। चलो खेत के चारे में तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि इसमें गिल्ला रहता है, ये रहता है, और गवर्नमेंट इस बात पे गौर नहीं देती। बनियों के यहाँ जाते हैं तो खड़बाट में भी वो निकलता है रोड़ी बदरपुर, तो सरकार इस बात पे गौर क्यों नहीं देती? सरकार ने अब एक नया नियम निकाला है कि यदि किसी सामान में उपभोक्ता को कोई शिकायत है तो, और यदि वो शिकायत सही पाई जाती है तो उसके लिए 6 महीने की सज़ा, और यदि ज़्यादा मिलावट है तो 7 साल तक की सज़ा या 50,000 रुपये जुर्माना वो हो सकता है। और यदि हम इसमें अपना थोड़ा सा ध्यान रखें तो जो बाँट या रातब है, रातब हम पशु के लिए अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक खड़ी की बात है, खड़ी यदि हम स्पेलर से ले ले तो स्पेलर पे इस तरह की मिलावट की समस्या नहीं मिलती। सिर्फ मिलेगी सरसों की खाद, और चारा और बाँट कोई भी नहीं मिलेगा। अभी उस पर चर्चा करता हूँ कि हम अपने घर पे कैसे रातब तैयार करें। जैसे दाना लेते हैं, दाना हम कोई भी दाना 40% दाना ले ले। जैसे गर्मी के मौसम में हमें गेहूँ, जौ, जई आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते मिलेंगे, 40% दाना लेंगे। सर्दी के मौसम में मक्का है, बाजरा है, बिनोला है, गेहूँ हमारे पास घर का है, उसे ले ले। तो टोटल हमें ये 40% लेना है दाना। खड़ी लेनी है 32%, चोकर 25%, 2 किलो इसमें मिनरल मिक्सचर और 1% नमक। तो इस तरह से हमारा 100 किलो तैयार हो गया दाना, और 100 किलो में पशु को हम दुग्ध उत्पादन के अनुसार पशु को खिलाएंगे। तो जैसे गाय हैं, गाय को हम 2.5 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम रातब देंगे। भैंस है, भैंस को हम 2 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम रातब देंगे। इसमें यदि हमारा कोई अधिक दुधारू पशु है और हरे चारे की मात्रा कम है तो हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, और इसमें 1 से 1.5 किलोग्राम दाना हम पशु को जीवन निर्वाह के लिए देते हैं। और यदि हमारा पशु कम दूध देने वाला है तो उसमें हम और हमारे पास अच्छे हरे चारे की आपूर्ति हो रही है तो उसमें हम थोड़ा रातब की कमी कर सकते हैं। तो देखिए जाना आपने जो पशु स्वास्थ्य है वो हम कैसे बरकरार रख सकते हैं और कितना महत्वपूर्ण है ये। ना सिर्फ जो टीकाकरण है वो समय समय पर हमें कराना होगा, और आपको जब भी लगता है जो पशु की सेहत गड़बड़ लग रही है तो तुरंत जो पशु चिकित्सक हैं आपके निकटतम, उनसे अपने पशु की जांच ज़रूर कराएं। और कोशिश करें जो आधुनिक तकनीक जिस तरीके से कृत्रिम गर्भाधान के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, इस तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे, जिसके बाद पशुपालन क्षेत्र में किसान को और ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। हमारे अतिथि विशेषज्ञ जिन्होंने इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही ग्रामीण जो अलग अलग गाँव से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।